यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के बाद शुक्रवार के कार्यक्रम में। कल उपस्थित नहीं हुआ था, कल वाराणसी चला गया था गंगा जी में नहाने, इसलिए कल नहीं आया आप लोगों के सम्मुख। उपस्थित हूं आज के कार्यक्रम में। नाम है इनका अर्पित सहगल। ये हैं लंदन से, पर इनका जन्म संगरूर पंजाब में हुआ है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1984 सुबह 6:20। आइए आपको इनकी कुंडली का दर्शन कराता हूं। बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए जो गीता का श्लोक है उसका अर्थ यहीं बता देता हूं। पता नहीं आप लोग इंतजार करोगे या नहीं। जो मुझे सब में देखता है और जहां हर जगह मैं ही उपस्थित हूं, ये हमेशा उसके दिमाग में उपस्थित होता है, उसे मैं आसानी से मिल जाता हूं और फिर उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती है। यहां भगवान ने गीता जी के 6 अध्याय के 30वें श्लोक में ये बात कही है। एक बात और भी है बड़ी गंभीर। हम इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए दरअसल जीवन में आए हैं और वही नहीं करते। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता के श्लोक का अर्थ बता दिया। अब यहां से आपको मैं कुंडली के विश्लेषण पे लेके आता हूं। आरंभ करते हैं आज के घंटे भर की यात्रा। संवत 2040 शक संवत 1906 जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम ईश्वर संवत्सर है। और इस संवत्सर का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा प्रभाव यह है, व्यक्ति भावना में वह करके हमेशा ही निर्णय लेने वाला होता है और हमेशा ही ईश्वरीय आशीर्वाद को प्राप्त करने वाला भी होता है। क्लियर है? आगे बढ़ा तो पता चला कि दक्षिणायन में जन्म, इस वजह से व्यक्ति के दिमाग की जो स्थिति होती है वो कभी कभी दिल से सोचने वाला ज्यादा होता है और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर भी होती है। दक्षिणायन में जन्मे हैं तो जीवन में कष्ट की स्थिति भी होगी। मतलब व्यक्ति को हो सकता है धन कमाने के लिए दूर जाना पड़े, मशक्कत करनी पड़े, मेहनत से भरा काम हो, ऐसी स्थितियां भी होती हैं। जीवन में कई दफा जो है वो बुरे वक्त भी देखने को पड़ते हैं और कई बार ऐसी स्थिति होती है जहां व्यक्ति एक बार परमोच्च स्थिति को प्राप्त करता है और एक बार नीचे, फिर से वो जीवन का जो एक दौर आता है जहां आप बिल्कुल टॉप पे होते हो और एक बार आप नीचे आते हो, तो ये स्थितियां भी जीवन में बनेंगी। दक्षिणायन में जन्मे हैं, इस वजह से आत्मविश्वास और आत्मबल का कमजोर होने का प्रभाव भी दिखता है और कई बार ऐसी स्थितियां भी बनेंगी जहां व्यक्ति जो है वो अपने आप को कमजोर या फिर दब्बू या निडर महसूस नहीं करता है, या कमजोर महसूस करता है, निडर महसूस नहीं करता है, थोड़ा डरने वाला या फिर कई बार समस्याओं में जैसे ही जूझने वाला होता है, जैसे ही उसे इस बात का अंदाजा लगता है कि मैं समस्यान्वित होने वाला हूं या फिर समस्या मेरे सामने से आने वाली है, तो वो कई बार वो भाग खड़ा होता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपना जो है वो प्रभाव बना करके रखना चाहिए और हमेशा ही किसी ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट अपने जीवन में रखना चाहिए जो शारीरिक बल से परिपूर्ण हो। समझ में आ रही होंगी चीजें? दिमाग में हमेशा कोई ना कोई बात बंधी रहे और विचार बनते रहें, एक बार भी दिमाग शांत न हो। और कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के जन्मे होने के कारण ये जो प्रभाव है वो व्यक्ति की कुंडली का चंद्रमा शुभग्रह बनेंगे, यानी कि चंद्रमा जहां भी बनेंगे वो शुभग्रह बनेंगे और जहां भी बैठेंगे उस भाव में शुभता लाएंगे। तो ये बलवान चंद्रमा है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को रेगुलर। अब चंद्रमा के बारे में आपको 2-3 चीज बताता हूं। प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं में से जितनी भी 27 कन्याएं, वो सबको उठा करके उन्होंने चंद्रमा को दे दिया था, जो क्रमशः अश्विनी, भरणी, कृतिका, ये 27 नक्षत्र हैं। इन्हीं के मध्य में रह करके चंद्रमा जो है वो इन नक्षत्रों से प्रभावित करते हैं हम मनुष्यों को, कि वो किस नक्षत्र में अभी किस पत्नी के संग उनका वास हो रहा है। इसी वजह से चंद्रमा जो है वो व्यक्ति को तुरंत प्रभावित करते हैं और तुरंत ही व्यक्ति के मन को असर करते हैं। और यही वजह है कि कभी भी व्यक्ति को राशिफल जो देखना चाहिए वो चंद्रमा से ही देखना चाहिए। लग्न से उतना सटीक नहीं बैठता है जितना कि चंद्रमा से बैठता है। क्लियर है? तो ये चंद्रमा के बारे में। ये चंद्रमा जो है वो
वस्तुतः व्यक्ति के संपूर्ण और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्लैनेट में से एक हैं। जो सबसे ज्यादा, जो आपकी कुंडली की धुरी है वो चंद्रमा पर ही टिकी है, और यहीं से आपके परिणाम का मिलना। और ये चंद्रमा जो है वो ग्रहों के बीज रूप कहे जाते हैं, जिनके रथ में 10 घोड़े जूते हुए रहते हैं। 10 घोड़े, जिनका पुत्र बुध। ये बात है। तो ये चंद्रमा के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दी मैंने। कृष्ण पक्ष में जन्मे होने के कारण व्यक्ति थोड़ा कभी कभी उटपटांग बातें भी करेगा, कभी बुरा भी बोलेगा, बर्ताव कभी कभी हठीला, गुस्सैल, प्रभाव करने वाला, दबंग, साहसी तो नहीं होता, लेकिन दबंगई रख एक जो है वो स्वभाव में नेचर वाइज कई बार उसे देखने को उसमें मिल जाती हैं चीजें। गुरुवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति के अंदर गुरुता है, वो लाक्षणिक गुण जो उसमें ज्योतिष का ज्ञान रखना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में उसकी जो है वो आधारशिला उधर बनाना चाहता है। और व्यक्ति का प्रारंभ चाहे कहीं से भी हो, वो अपने धर्म को कभी भी छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे कहीं भी रहे, अपने आप को हमेशा ही वो जो एक जड़ होता है उससे वो जमा करके रखता है, और उसमें हमेशा ही उसकी स्थिति मजबूती की तरफ ही होती है, वो कमजोर नहीं होता है। चाहे वो कहीं भी रहे, अपने मूल और जो रूट होता है उससे वो बंधा हुआ है। आजकल के लोगों की तरह नहीं कि कई बार हम ये कह देते हैं कि शहरी है, शहर में ऐसा है, ऐसी चीजें नहीं होती हैं। तो ये बात बनती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र ये बहुत बढ़िया, और अतिगंड योग में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आएंगी। शनि के नक्षत्र में प्रभावित होने के कारण और जन्मे होने के कारण व्यक्ति कई बार उसके जीवन में तकलीफें भी आती हैं, और देर से काम बनता है, नौकरी वगैरह करनी पड़ती है। और कई बार ऐसी स्थिति होती है जहां व्यक्ति न्यायप्रियता के साथ अपना जीवन जीना चाहता है। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के, अब आगे इस पे चर्चा करूंगा मैं, तो नौकरी कई बार व्यक्ति को दूर जाकर के करनी पड़े। अतिगंड योग और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, व्यक्ति प्रैक्टिकल होता है, बहुत ज्यादा जो है वो मशीनों के से घिरा हुआ रहता है, भौतिकी सुख सुविधाओं से भरा होता है, धन की समस्या नहीं होती है, और व्यक्ति उच्च श्रृंखल होता है। मोटी गर्दन होती है, चाल एक तरफ झुक करके चलता है, कमर के पास थोड़े मांस ज्यादा होते हैं, और कई बार गर्दन मोटी, मांस कमर के पास ज्यादा, और व्यक्ति थोड़ा नेत्रों में जल भरे हों, या नेत्रों में जल जैसी स्थिति की, जैसे झल 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 जो है वो नेत्रों से झलकने की स्थिति बनती है। नेत्र जल से भरे होते हैं, सजल नेत्र होते हैं। ब्राह्मण वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति गंदा नहीं है, पवित्र है, शुद्ध है, अंतःकरण उसका अपवित्र नहीं है, और बड़ा ही बेहतर तरीके से जीवन को जीना चाहता है, शुद्धतम और सरलतम तरीके से जीवन को और जीवन की नैया को पूरा करना चाहता है। ब्राह्मण वर्ण के होने के कारण शुद्ध सात्विक तत्वों से युक्त हो जाना, और कई बार व्यक्ति जो होता है वो तमस तत्व से युक्त भी हो जाता है, जहां पे वो तामसिक प्रवृत्ति को धारण करने वाला भी कभी कभी प्रभाव में आता है। एक बात और कहूंगा, इनकी कुंडली में मैं अगर पंचांग देखता हूं तो पंचांग में सबसे अच्छी बात क्या है? पंचांग में सबसे अच्छी बात है कि चंद्रमा इनकी कुंडली में शुभ ग्रह बन रहा है। पंचांग की दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि व्यक्ति का जो जन्म हुआ है वो कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि का हुआ है, इस वजह से चंद्रमा शुभ ग्रह हुए। ये दूसरी सबसे अच्छी बात। पहली सबसे अच्छी बात, दूसरा कि वो गुरुवार का जन्मा है, तीसरा ये कि ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण ऐसी स्थिति उसके जीवन को सही सपोर्ट और सही दिशा देगी। निर्धारण व्यक्ति खुद कर ले कि वो क्या करना चाहता है, और वस्तुतः वो चल अचल संपत्ति का मालिक भी होगा, क्योंकि शनि के नक्षत्र में पैदा हुआ है। अब आइए आपको इनकी कुंडली में मैंने ये जो पंचांग बताया है इसको और थोड़ा सा एक्सप्लोर करके बताऊं कि ये स्थिति कैसे बन रही है। इनकी कुंडली में आप जरा देखो, कर्क लग्न की कुंडली बनती है, जो मूलतः यहां, इसकी राशि मूलतः यहां बनती है चतुर्थ भाव में। यहां बना है 7 और यहां बना है 4। तो जो व्यक्ति का हृदय है वही व्यक्तित्व में समाया है। ये हृदय भाव है ना, चौथा भाव हृदय का क्षेत्र होता है। यहां की जो राशि है वो लग्न में बनी है, और लग्न में ही दो दो शुभ ग्रह बैठे हैं, बुध और शुक्र। यानी कि आपको ये जो शुक्र और बुध यहां दिख रहे हैं वो वस्तुतः यहां ना बैठ करके चतुर्थ में बैठे हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली जब आप तैयार करोगे तो निस्संदेह ये ग्रह यहां आ जाएंगे। और जब आप इसी कुंडली को चंद्र कुंडली बनाओगे तो मीन लग्न की कुंडली बन जाएगी, जहां से पंचमस्त सूर्य, बुध और शुक्र व्यक्ति को बुद्धिमान बना देंगे। अगर आप इसको लग्न में रखोगे तो क्या होगा, चंद्रमा से तृतीयस्थ राहु बन जाएंगे, और चंद्रमा से पंचमस्थ सूर्य, बुध और शुक्र व्यक्ति को कई बार पैतृक संपत्ति से दूर कर देते हैं, और व्यक्ति को कई बार अपने बल पर ही सारी चीजें इकट्ठा करनी पड़ती हैं। और व्यक्ति बुद्धिमान होता है, पुत्र पुत्री
घर, दाम्पत्य, पति पत्नी, इन सब चीजों के सुखों का भोक्ता होता है, बुद्धिमान और कुशाग्र बुद्धि का होता है, क्रिएटिविटी उसकी बड़ी अच्छी बन जाती है, वो नेत्रों से ही सबके मन को मोहित करने वाला और साथ ही साथ सबको आकृष्ट करने की क्षमता रखने वाला है। और साथ ही साथ ये खुद के ही मन में और खुद के ही मन के भटकाव से हमेशा ही पीड़ित रहता है। इसको हमेशा ही इस बात का डर लगा रहता है कि मुझे कोई ना कोई बीमारी है। इसको हमेशा ही इस बात का डर लगा रहता है कि मुझे कोई ना कोई बीमारी है या मैं किसी बीमारी से ग्रसित होने वाला हूं। व्यक्ति कभी कभी निष्ठुर भी हो जाता है और कभी कभी अत्यंत उदार मना भी हो जाता है। कर्क लग्न की कुंडली के लग्न में बन जाने से आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि व्यक्ति शुद्धतम व्यवसायी नहीं है। ये वर्ण जो स्थिति बना रहे हैं और इनकी कुंडली में जो स्थिति, मैं आगे चर्चा करूंगा इस पे इसी सेशन में कि कैसे ये स्थिति को मजबूत बना रहे हैं, जहां तीन तीन ग्रह लग्न में बैठे हैं, धन भाव के अधिपति भी लग्न में ही बैठे हैं। इसका मतलब है कि लग्न के अधिपति जो बैठे हैं वो चंद्रमा जाकर के जन्म कुंडली के भाग्य में बैठ करके व्यक्ति को जहां भाग्यशाली और भाग्य का निर्माता बना रहे हैं, पुत्रों का लाभ, पितृजनों का लाभ, व्यक्ति के अंदर क्रिएशन का क्षेत्र और भाव पैदा करते हैं, वहीं पे लग्न में सूर्य, बुध और शुक्र बैठ करके व्यक्ति को कई बार मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करने का काम करते हैं। इस वजह से ही व्यक्ति कई बार अपने ही लोगों से दूर जा बैठता है या दूर जा बसता है। क्लियर है? ये स्थिति जहां आप डिग्री वगैरह की चर्चा अभी नहीं कर रहा, मैं थोड़ी सी चर्चा पहले कुंडली के बैठे ग्रहों पे कर देता हूं। आपकी कुंडली में धन भाव के अधिपति सूर्य होंगे जो मारक होंगे और लग्न में बैठे हैं, और यहां पे शुक्र और बुध के साथ बैठने के कारण जो शुक्र आपकी कुंडली के लाभ के अधिपति यानी कि धन के अधिपति और लाभ के अधिपति और व्यय के अधिपति तीनों एक साथ बैठ रहे हैं। इस कुंडली में सबसे कमजोर प्लैनेट के रूप में आपको शुक्र और बुध दिखेंगे और सूर्य भी। ये तीनों एक साथ लग्न को बिगाड़ भी रहे हैं और लग्न को मजबूती कम पर नुकसान ज्यादा करा रहे हैं, क्योंकि व्ययेश और पराक्रमेश जब लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अपनी अवस्था और स्थिति को सिद्ध करने के लिए हमेशा ही व्यक्ति को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। और कई बार कि जब लग्न के अधिपति और लाभ के अधिपति और जब व्यय के अधिपति और धन के अधिपति का संयोग लग्न में होगा तो ये इसे कंफ्यूजन में भी डालेंगे। साथ ही साथ व्यक्ति को अपने माता के घर से कई बार दूर भी जाना पड़ता है और माता से दूरी भी बनती है। क्लियर है? यहां पे आप जब गौर करेंगे तो सूर्य यहां पे मारक होंगे, बुध यहाँ पे 12वें भाव के अधिपति और तीसरे भाव के अधिपति होने के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व को कई बार कमजोर और क्षमता से हीन बनाने का प्रयास करेंगे। और लाभ के अधिपति लग्न में आकर के बैठ रहे हैं 4 नंबर की राशि में। इस वजह से व्यक्ति पैतृक संपत्ति का भोक्ता, माता का सुख प्राप्त करने वाला और सभी प्रकार के सुखों का भोक्ता होता है, चल अचल संपत्ति का। ये शुक्र यहाँ पे इनको सब कुछ देने वाले, क्योंकि लग्न में लाभ और धन के अधिपति बैठ रहे हैं। ये बुध इनके व्यक्तित्व को कमजोर करने का काम करेगा। और इनकी कुंडली में अगर कर्क लग्न की कुंडली सर्वाधिक श्रेष्ठतम लग्नों में से एक होती है, जहां पे केंद्र के चारों ही घर उच्च राशियों के निर्माणकर्ता बन जाते हैं। उच्च राशि का निर्माण होता है कर्क लग्न में गुरु उच्च के, तुला राशि में शनि उच्च के, मकर राशि में मंगल उच्च के और मेष राशि में सूर्य उच्च के। ये चारों जो राशियां बन रही हैं वो किसी न किसी ग्रह की उच्च राशियों के निर्माण होने के कारण यहां पे ये लग्न मजबूती को प्राप्त कर जाता है। इस कुंडली में लाभ के पराक्रम और व्यय के अधिपति होकर के बुध लग्न में बैठे हैं, जो लग्न को कमजोरी भी देंगे और व्यक्ति को मेहनती भी बनाएंगे। मशक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी। क्लियर है? चतुर्थ स्थान में शुक्र की राशि बन रही है, जिनकी दूसरी राशि का निर्माण लाभ भाव में हो रहा है, और ये दोनों भावों के अधिपति होकर के अशुभ लक्षणों को भी दिखाएंगे और व्यक्ति को सुखदायी भी यानी कि चल अचल संपत्ति तो देंगे, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि उनकी जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में बन रही है। इस वजह से वो शुक्र व्यक्ति को धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, मानसिक शांति ये सारी चीजें देंगे। व्यक्ति कहीं ना कहीं संतोषी भी होता है प्रवृत्ति का, परंतु चूंकि वो इस कुंडली के लिए अशुभ होते हैं, इस वजह से शुक्र की दशा अशुभदायी भी होगी। परंतु वो जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान के अधिपति हैं, तो इनकी दशा में व्यक्ति चल अचल संपत्ति अगर खड़ा करना चाहे तो शुक्र की दशा के अंतिम भाग में वो ये काम कर सकता है। क्लियर है चीजें? अगर आप पंचम भाव को देखते हो तो पंचम भाव के अधिपति की दूसरी राशि जन्म कुंडली में बन रही है दशम स्थान में। कर्क लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह अगर मंगल सिद्ध होंगे
तो वो होंगे। और वो बैठे कहाँ हैं? तो जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में, यानी कि कर्क लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में, याद करिए मैंने पिछले जो शुक्रवार को कुंडली देखी थी वो भी कर्क लग्न की ही थी, और वहां पे मंगल योग कारक होकर के जाकर के छठे भाव में बैठ करके अपने प्रभावों को सीमित कर रहे थे। लेकिन यहां पे ये बात पूर्णतया सिद्ध है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि लग्न कुंडली में ये चंद्रमा जो हैं वो भाग्य में बैठे हैं त्रिकोण में, जहां मीन राशि का निर्माण कर रहे हैं, और यहां के अधिपति गुरु जाकर के जन्म कुंडली में उससे केंद्र में बैठने के कारण चंद्रमा को अतिरिक्त बल मिल रहा है। दूसरी बात, जन्म कुंडली कर्क लग्न की और मंगल इस कुंडली में सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनाकर के केंद्र और त्रिकोण के मालिक होकर के केंद्र में बैठ रहे हैं। अपने सबसे परम शत्रु या फिर सामान्य ग्रह शनि और मंगल। अब जरा गौर करो कि बैठा कौन है और किसके साथ बैठा है, ये बहुत जरूरी बात है। तो आपकी कुंडली में शनि यहां उच्च के हो रहे हैं, और गौर करना तो यहां मंगल बैठे हैं। मंगल कौन है? तो पंचम के अधिपति और दशम के अधिपति। कर्क लग्न की कुंडली के लिए शनि मारकेश होते हैं, बुध भी मारक होंगे और शुक्र भी कमजोर होगा, कमजोर मारक नहीं। शनि मारकेश, बुध मारकेश मारक, और शुक्र अशुभ ग्रह के रूप में अशुभ ग्रह की श्रेणी में आएंगे। यानी कि इस कुंडली में अगर हम युति की बात करते हैं, ध्यान से समझने की बात है, कहीं ना जाना, यहीं रहना चुपचाप बैठ के, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं हूं ना यहां बैठ। मैं क्या बता रहा था कि जन्म कुंडली में कौन कौन से ग्रह अगर युति करेंगे तो ज्यादा अच्छे होंगे। अगर गुरु और मंगल युति करें या एक दूसरे को देखें तो ये अच्छी बात होगी। तो गौर करो, खोजो, इसको खोज लेते हैं। तो गुरु जो बैठे हैं वो यहां बैठे हैं, उनकी पांचवी दृष्टि जो है वो जन्म कुंडली में मंगल की राशि पे पड़ रही है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि मंगल की मूल त्रिकोण राशि पे गुरु की राशि जा रही है, गुरु की दृष्टि जा रही है। इसका मतलब है कि व्यक्ति की कुंडली में गुरु कैरियर में लाभ दे सकते हैं। अगर गुरु का संबंध चंद्रमा से हो जाए किसी भी तरीके से, अगर केंद्र में हो जाए या फिर नवम पंचम के संबंध में हो जाए तो अच्छी बात होगी। तो यहां चंद्रमा और गुरु केंद्र में हैं, इस वजह से व्यक्ति लाभ प्राप्त करता रहेगा, यशस्विता का गुण रखेगा और प्रभाव भी करेगा। क्लियर है? अगर यही गुरु मंगल के साथ बैठ जाएं तो अच्छी बात होगी। तो गुरु और मंगल का संबंध तृतीय एकादशवें का है। अब ध्यान से समझने की बात है प्रिय दर्शकों कि मंगल में गुरु आए या गुरु में मंगल, तो थोड़ी बहुत समस्या बनने के बाद व्यक्ति उसमें लाभ अर्जित कर सकता है चीजें, क्योंकि गुरु जो है वो स्वग्रही होकर के बैठे हैं, और छठे स्थान में अगर छठे स्थान का अधिपति बैठा हो तो निसंदेह व्यक्ति का उत्तरार्ध अच्छा होता है। गौर करिए, मैंने एक कार्यक्रम, देखिए आमतौर पे कई बार चीजें होती हैं कि जितने भी ज्योतिष के सूत्र होते हैं वो बता तो दिए जाते हैं। आप गौर करो तो आपको ज्योतिष और इंटरनेट पे जितने भी ज्योतिषी होंगे, मैं जितने भी ज्योतिषी की बात करता हूं सबसे पहले तो, हालांकि मेरी उतनी हैसियत नहीं है कि मैं सभी के बारे में ऐसी कोई चर्चा कर सकूं, पर एक सामान्य सी बात है कि जितने भी ज्योतिष गण आपको इंटरनेट पे दिखते हैं वो विभिन्न प्रकार के सूत्र बताते तो हैं, लेकिन जब कुंडली देखने लगते हैं तो वो उसे भूल जाते हैं। ये बड़ी गंभीर बात है जिसे कि हमेशा ही याद रखना चाहिए कि आप जब ज्योतिष के सूत्र बता रहे हो तो उसे आप कुंडली पे कितना अप्लाई कर रहे हो। तो समस्या यहां नहीं है कि आप ज्योतिष के सूत्र कितने बता रहे हो, समस्या दरअसल यहां है कि आप कुंडली देखते समय उसको कितना याद रख रहे हो। तो मैंने क्या बात कही कि मैंने एक कार्यक्रम में यह बात कही थी कि जन्म कुंडली के छठे स्थान के अधिपति, आठवें स्थान के अधिपति और 12वें स्थान के अधिपति अगर इन्हीं भावों में बैठे हो तो वो योग तो बनाते हैं, राजयोग तो बनाते हैं, विपरीत राजयोग या फिर ऐसी स्थितियां बनाते हैं। लेकिन ये बात ये भी कहती है कि छठे, आठवें और 12वें भाव के अधिपति अगर जन्म कुंडली में, ये अपचय भाव है ना, तो ये अगर इन्हीं में बैठे हों तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति का उत्तरार्ध बड़ा लाभदायक हो जाता है। तो ये स्थिति व्यक्ति की मिल रही है, और व्यक्ति नौकरी भी प्राप्त कर सकता है, नौकरी पेशा हो सकता है। ऐसी स्थितियां ये पंचांग में ही अभी बता रहा हूं, जो कि कुंडली में इसको समाहित कर रहा हूं। तो ये बात है। उसके बाद किसकी युति हो सकती है, तो अच्छी बात है, शनि और मंगल बैठे हैं, मैं यहां पे था। शनि जो है वो छठे और 7वें और 8वें भाव के अधिपति होते हैं, इस कुंडली के सबसे कमजोर ग्रह, और अगर ये कमजोर होंगे तो ही अच्छी बात होगी। इनका मजबूत होना जातक के लिए कमजोरी का कारण बन सकता है। इनकी स्थिति को देखिए तो शनि आपकी कुंडली में जो बैठे हैं वो बैठे हैं उच्चस्थ होकर के 16 डिग्री 5 कला, स्वाति नक्षत्र,
जिसका अधिपति राहु जो है वो जन्म कुंडली में उच्च का है, यानी कि ग्रह 16 डिग्री 5 कला स्वाति नक्षत्र जिसके अधिपति उच्च के हैं राहु, और ग्रह शनि जो है वो भी उच्च के हैं, और वो भी युवावस्था के। इसका मतलब है कि ये जातक के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। किस क्षेत्र में? रोग, आलस्य, घर से दूर, यात्रा में रहना, और कभी कभी चाह करके भी घर पे ना आना, और माता पिता, मामा चाचा चाची इन लोगों से दूर रहना। उनकी 7वीं दृष्टि जब जन्म कुंडली के दशम स्थान पे पड़ेगी तो कर्म क्षेत्र पे नीच की दृष्टि पड़ने के कारण और खुद में उच्च के होकर के बैठने के कारण व्यक्ति को कई बार मशीनों से संबंधित या भारी और कठोर चीजों से संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाला, या फिर होटल, रेस्टोरेंट और कई बार ऑर्डर लेने देने का काम करवा देते हैं। विदेश से जुड़ करके भी कई बार व्यक्ति को कारोबार करते देखा जा सकता है। शनि की 10वीं दृष्टि लग्न पे पड़ेगी जो उनके शत्रु की राशि है, जहां का अधिपति खुद जन्म कुंडली में 12 नंबर की राशि में बैठ करके मन के भटकने का कारण बनता है, और वहां पे चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में, जहां के अधिपति उच्च के। गौर करने की बात है, जिस नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति स्वयं उच्च का होकर के चल अचल संपत्ति दे रहा है, व्यक्ति को मान मर्यादा में रह करके जीवन जीने और जीवन यापन करने वाला बना रहा है। लेकिन वो बैठे किसके साथ हैं? तो अष्टम के अधिपति और सप्तम के अधिपति ने किसको बिगाड़ा? दशम और पंचम को बिगाड़ दिया। अब लो भोगो। इसे नहीं बैठना था यहां, और दरअसल इसे यहीं बैठ जाना था, या यहीं बैठ जाता। यहां क्यों बैठा ये इसलिए बैठे क्योंकि ये पिछले जन्म में निश्चित रूप से व्यक्ति को कई बार नारकीय बना देते हैं, या व्यक्ति कई बार जब यहां पे राहु केतु का प्रभाव हो जाए और ग्रह जब जन्म कुंडली में बहुत अच्छे ना बैठे हों तो व्यक्ति कई बार ऐसी स्थितियों में प्राप्त करता है जहां उसको भयंकर कष्ट से, या कई बार आरंभ जो होता है वो कष्टपूर्ण होता है, या कई बार व्यक्ति जो होता है वो आरंभ में बड़ा अच्छा बीते पर बाद में जाकर के कष्ट भोगे शारीरिक। क्लियर बताता हूं, आपको अजीब लगेगा पर सुनना चाहिए। यहां शनि को नहीं बैठना था, ये यहीं बैठ जाते तो अच्छी बात होती, या यहां बैठ जाते तो अच्छी बात होती, यहां बैठ जाते तो अच्छी बात होती, यहां बैठ जाते तो अच्छी बात होती, क्योंकि पापक ग्रहों का इन भावों में बैठना अच्छा होता है। परंतु ज्योतिष का एक और सिद्धांत यह भी कहता है कि अगर जन्म कुंडली में 6ठे, 8वें और 12वें भाव के अधिपति नीच के होकर के और लग्न या लग्नेश को देखते हों तो राजयोग से भी ज्यादा परिणाम देते हैं। पर गौर करना, ये नीच के नहीं है, उच्च के हैं और युवावस्था के हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति के काम में ये मृत्युदायक और रोजगार में कई बार व्यक्ति को भटकाव देने वाला भी सिद्ध हो जाएगा। ऐसी बातें भी दिखती हैं। ससुराल संपत्ति और संतान और श्रेष्ठतम स्थितियों को प्राप्त कराने वाला होगा, और कई बार व्यक्ति जो होता है वहां बहुत सारे मंत्रों का जप करने वाला। ससुराल में बहुत ज्यादा दिन तक व्यक्ति न टिके या न रहे तो ज्यादा अच्छी बात है। इनकी कुंडली के लिए जो सबसे अच्छी बात होगी वो 4 नंबर की होगी। 4 संख्या बड़ी अच्छी होगी। क्रीम कलर इनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। सफेद रंग बड़ा अच्छा रहेगा इनके लिए। व्यक्ति उदार मना है, उदारवादी है, इमोशनल है, सेंटिमेंटल है, भावनात्मक लगाव बहुत तेजी से और तीव्रतम स्थितियों में प्राप्त करता है। व्यक्ति हमेशा रोगी विचारों का होता है, और हमेशा ही इसको ये डर सताए कि मैं बीमार हूं या मुझे कोई बीमारी हो जाए। ये मैंने बात शुरू में भी कही थी। तो यहाँ पे शनि और मंगल ने इस भाव को बिगाड़ा भी है। पर यहां ये बैठ करके क्या हमेशा बिगाड़ेंगे ही? तो इसका उत्तर ना मैं देता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि गौर करें तो जितनी भी स्थितियां बन रही हैं तो पंचम भाव के अधिपति अष्टम भाव के अधिपति के साथ व्यक्ति को रिसर्चर या खोजबीन करने वाला, क्रिएटिविटी का पालन करने वाला और क्रिएटिव इंसान बना देते हैं। व्यक्ति जो है वो हमेशा ही तार्किक और तर्क की क्षमता पे काम और खरा उतरने वाला भी बनेगा। चल अचल संपत्ति का मालिक और नौकरी पेशा में बहुत उच्चस्थ पदाधिकारी भी बनने का योग यहाँ पे पैदा हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में गौर करें तो पंचम भाव के अधिपति का संबंध 8वें भाव के अधिपति के साथ हो रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई बार रिसर्चर हो जाता है और कई बार गूढ़ से गूढ़ रहस्यमयी विद्याओं के पीछे भागने वाला भी होता है। ये यहां तक की बात थी। यहां युति कमजोर ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा यहां पे युति कमजोर बन रही है। हालांकि भौतिकीय सुख संपत्ति के मामले में और भौतिकीय सुख संसाधन के मामले में, लिगेसी के मामले में ये भाव बड़ा अच्छा बन रहा है। यहीं पे आप अगर गौर करें तो गुरु बैठे हैं, ये भाव भी ठीक है व्यक्ति के उत्तरार्ध को संवारने के लिए। अगर आप नवम भाव की चर्चा करते हैं तो यहाँ पे
नवम भाव पे 12 नंबर की राशि बनी है, जो मूलतः यहां बननी चाहिए थी, बनी है भाग्य को। इस वजह से थोड़े से संकट और व्यक्ति को दार्शनिक गुणों का रखवाला भी बना देते हैं। व्यक्ति का दर्शन, व्यक्ति के जीने का ढंग, व्यक्ति का तरीका, व्यक्ति का नजरिया, व्यक्ति का उत्तर, ये सब अलग 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 होते हैं। एकादशवें भाव में राहु उच्च के होकर के बैठे हैं, जिसके नक्षत्र में जो ग्रह बैठा है, जो कौन बैठा है, तो शनि, वो खुद उच्च का है। यानी कि ए हुआ ये जो राहु के नक्षत्र में, बी हुए राहु जो खुद उच्च के हुए, और सी हुए चंद्रमा जो बैठे शनि के। तो यानी कि तीनों का संबंध किसका बना? शनि ने संबंध बनाए राहु से, राहु ने संबंध बनाए चंद्रमा से। कैसे? शनि का संबंध राहु से, राहु का संबंध चंद्रमा से, चंद्रमा का संबंध शनि से। यानी कि ये तीनों जो बन रहे हैं वो बड़े अच्छे बन रहे हैं। शनि, राहु और चंद्रमा इस कुंडली के लिए लाभदायक हैं, पर कुछ विशेष मामलों में कमजोर भी होंगे। आप गौर करो, चंद्रमा और मंगल का संबंध जो बन रहा है वो बन रहा है षडाष्टक का। ये इस भाव से, इस भाव की जो दूरी है वो 6वें 8वें की बन रही है। इस वजह से व्यक्ति का मन कई बार धर्म में नहीं लगता है, या चाह करके भी वो पूजा पाठ कई बार नहीं कर पाता है। पंडितों का आदर करे, सम्मान करे, अपने से गुरुजनों का बड़ा ही सत्कार करे, लेकिन वो कई बार इतना ज्यादा भौतिकवादी भी हो जाएगा कि उसके पास टाइम ही ना रहे। सोने की किल्लत हो जाती है, व्यक्ति सो नहीं पाता है, और इस वजह से कई बार वो परमपिता परमेश्वर से दूर हो जाता है। ये आपका पंचांग था, जिसमें आधी कुंडली मैंने समाहित कर दी। अब आइए आपको इनकी कुंडली का दर्शन करा देता हूं कि कौन से ग्रह किस भाव में, नहीं किस अंक के साथ बैठे हैं। आइए अब आपको मैं इनकी कुंडली में सबसे पहले चर्चा ग्रह स्थितियों पे कर देता हूं। इनकी कुंडली में सूर्य जो बैठे हैं वो 2 डिग्री 53 कला के, पुनर्वसु नक्षत्र जिसके अधिपति गुरु होते हैं, वो जन्म कुंडली में स्वग्रही होकर के बैठे हैं। समस्याओं से निजात दिलाने में और रोगों से मुक्ति दिलाने में ये सहायता करेंगे, परंतु अपनी दशाओं में ये कई बार व्यक्ति को रोगी भी बनाएंगे, ये बात भी स्पष्ट है। उसके बाद चंद्रमा जन्म कुंडली में बैठे हैं 9 डिग्री 31 कला, 9 डिग्री 31 कला के साथ ये बैठे हैं, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जिसका अधिपति शनि मैंने बताया उच्च के हैं। ऐसी स्थिति में ये वृद्ध हो जाएंगे, चंद्रमा वृद्ध अवस्था के होंगे, और मंगल जो है वो वृद्ध अवस्था के, क्योंकि उनकी स्थिति जन्म कुंडली में बन रही है 23 डिग्री की। 23 डिग्री की अवस्था जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के अधिपति के साथ तात्कालिक मित्रता में, क्योंकि जहां बैठे हैं वहां से 3 घर ही ये ग्रह बैठे हैं शुक्र, इस वजह से यहाँ पे मंगल की स्थिति अच्छी कही जाएगी। पर ये अवस्था में 23 डिग्री के हैं, इस वजह से यहाँ पे वो थोड़े कमजोर परिणाम को भी देने वाले होंगे। तो मैंने बात कही चंद्रमा और मंगल ये वृद्ध होकर के, सूर्य जो है वो मृतप्राय है, इस वजह से उनको बल देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो धन भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं। तो अब यहाँ पे व्यक्ति पीले पुष्प की माला अर्पित करे भगवान सूर्य को, प्रत्येक दिन अर्घ देता रहे, साक्षात भगवान नारायण का उपासक बन जाए, प्रत्येक दिन किसी देव प्रतिमा का दर्शन करता रहे, ठाकुर जी के मंदिर का जो है वो कभी कभी धो देने का काम भी कर सकता है। ये बात मंगल तक थी। बुध जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं 26 डिग्री 43 कला आश्लेषा नक्षत्र, ये खुद के ही नक्षत्र में। यहाँ पे व्यक्ति को बुद्धिमान, उदारवादी, व्यवसायिक, नौकरी और भागीदारी में काम करने वाला, तीनों चीजें, नौकरी भी करेगा, व्यवसाय भी कर सकता है, और किसी के साथ जुड़ करके अपना काम भी शुरू कर सकता है। ये तीनों चीजें, क्योंकि लग्न में बुध कारक होते हैं, और सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि लग्न में अकेले भी बुध अगर बैठे होंगे तो भी वो प्रमाणित करते हैं कि व्यक्ति को व्यवसाय आसानी से कर लेना चाहिए, और वो दक्ष होता है व्यवसाय करने में। तो यहाँ पे बुध जो है वो बाल अवस्था के बैठेंगे 26 डिग्री के सम संख्या की राशि में, जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति स्वयं वही होता है। ये बात यहाँ तक। देवगुरु बृहस्पति जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं 6ठे भाव में 12 डिग्री के युवा अवस्था के होंगे, नक्षत्र मूल का है, इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में वहां पे व्यक्ति को कई बार कम पैसों पे नौकरी करनी पड़े, या कई बार व्यक्ति जो होता है वो दूर देश जाकर के यात्रा करे और तब जाकर के पैसे घर पे लाके रखे। दुश्मनों से हमेशा ही पोलाइटली बिहेवियर रखता है, कोई इसके शत्रु नहीं होते, अजात शत्रु होता है राजेंद्र प्रसाद की तरह। उसके बाद जो है वो गुरु अगर 6ठे भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति को तीव्रतम स्थितियों में भी या फिर विपरीत परिस्थिति में भी ढाढ़स देने वाला, कर्म क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाला और व्यक्ति को विदेश में स्थापित करने वाला भी बना देते हैं। व्यक्ति कभी भी मृत्यु कष्ट से नहीं प्राप्त करता है और हमेशा ही स्वर्ग की यात्रा भी करता है। इनकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति जो है वो उच्च की है। ऐसी स्थिति में मोक्ष का कारक और मोक्ष के कारक ग्रह
केतु जन्म कुंडली में ये दोनों स्थितियों में अच्छे बैठे हैं, इस वजह से वो कमजोर नहीं है और गुरु की उस भाव पे दृष्टि भी है, ऐसी स्थितियां अच्छी मानी जाती हैं। अब बात अगर मैं कर रहा था गुरु की, शुक्र की अगर बात करता हूं तो शुक्र भी जन्म कुंडली में बैठे हैं 12 डिग्री के, युवावस्था के हो जाएंगे। शनि जो है वो जन्म कुंडली में युवावस्था के हो जाएंगे क्योंकि 23 वो भी 16 डिग्री के हैं, मैंने ये बात कही थी चंद्रमा के समय पे। राहु और केतु जो बैठे हैं वो डिग्री में 11 डिग्री के हैं, 29 कला, रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र, और केतु जो बैठे हैं अनुराधा नक्षत्र शनि के नक्षत्र में, जिसका अधिपति उच्च का। ऐसी स्थितियां बड़ी अच्छी बन रही है, पर यह ग्रह को वृद्ध अवस्था को प्राप्त करा रही है। ये ग्रह की डिग्री है। अब यहां पे आपको एक बात और भी इनपुट कर देना आवश्यक होगा कि ग्रह जिस अवस्था को प्राप्त करके बैठा है, जैसे आप इसको ऐसे समझ लो कि अगर ग्रह युवावस्था को प्राप्त करके बैठा है, इसका मतलब है कि उसके पास बल है। अगर ग्रह कुमार अवस्था में बैठा है, इसका मतलब है कि उसके पास युवावस्था से थोड़ा कम बल है। अगर ग्रह वृद्ध अवस्था में बैठा है, इसका मतलब है कि वो बेचारा बना हुआ है, उसके पास वो अनुभव तो है पर जातक को उसका कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। अगर ग्रह मृतप्राय होकर के बैठा है, इसका मतलब है कि वो अपनी दशाओं में व्यक्ति को कष्ट दे सकता है, परेशानी में रख सकता है, समस्याओं में डाल सकता है, रोग विलोग आदि की स्थितियों में लेके जाएगा, नुकसान कराता है, प्रभाव कमजोर हो जाए, बुद्धि कमजोर हो जाए, धन की हानि हो, धन नष्ट हो जाए, स्वास्थ्य कमजोर हो जाए, नेत्रों की समस्या हो जाए। वो ग्रह जो मृतप्राय है, जैसे इनकी कुंडली में सूर्य, तो नेत्र से संबंधित समस्या हो, व्यक्ति को बालों की समस्या कर दे, डैंड्रफ की समस्या कर दे। कई बार व्यक्ति जो होता है वो अपने आत्मबल को कमजोर समझता है, उसका धन सही जगह पे खर्च ना हो। लेकिन यह चीज नहीं होगी क्योंकि गुरु का प्रभाव है, तो व्यय भाव के अधिपति अगर लग्न में बैठे हैं तो व्यक्तित्व को ही खाली नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे एक बात और कहूं तो सूर्य, बुध और शुक्र हमेशा ही एक साथ बैठना चाहते हैं, लेकिन ये ग्रह ऐसे होते हैं जो एक साथ जब बैठ जाते हैं तो उस भाव को तितर बितर कर देते हैं और छटक जाता है। कई बार वो चीजें व्यक्ति को नहीं मिल पाती हैं जितनी मिलनी चाहिए, और कई बार व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनत भी और मशक्कत भी करना पड़ता है। अब मैं आपको इनकी कुंडली के लग्न पे चर्चा करना चाहता हूं। लग्न 11 डिग्री का है, ये पूर्णतया बलवान लग्न कहा जाता है, मतलब व्यक्ति का स्वास्थ्य, क्योंकि लग्न के ऊपर उच्चस्थ शनि की दृष्टि, लग्न के अधिपति का भाग्य भाव में जाना और गुरु से केंद्र में होना, लग्न में सूर्य, बुध और शुक्र का एक साथ बैठना, जहां थोड़ी सी कमजोरी के साथ व्यक्ति के उच्चतम स्वास्थ्य के स्तर को दिखा रहा है। छठे भाव के अधिपति का छठे में बैठना व्यक्ति के प्रत्येक प्रकार के बीमारी, जिसमें से हो सकता है कि पेट आदि की समस्या थोड़ी सी ज्यादा हो, अन्यथा स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य में प्रतिकूल परिस्थिति नहीं देख रहा हूं। लेकिन अगर हम जब गौर करते हैं बुध के ऊपर, तो बुध जो है वो केतु से दृष्ट हो रहे हैं और चंद्रमा से त्रिकोण में बैठे हैं। चंद्रमा से पंचमस्त यानी कि त्रिकोण में हो गए, तो चंद्रमा से पंचमस्त होने के कारण बुध व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी की स्थिति अच्छी है। लेकिन जब बुध में केतु की दशा चले या केतु और बुध का कंजंक्शन होता रहे, या ऐसी दशाएं कि जब केतु में बुध आए तो व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी की स्थिति जो होती है वो कमजोर हो जाती है और व्यक्ति गलत निर्णय ले बैठता है। शनि की ढैया और साढ़े साती जब चलेगी तो हो सकता है कि व्यक्ति को प्रभावित होना पड़े, क्योंकि शनि और चंद्रमा का संबंध षडाष्टक का बन रहा है। हालांकि इस कुंडली के लिए वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं, इस वजह से भी व्यक्ति को प्रभावित होना चाहिए। मीन राशि बन रही है और इस राशि पे आने वाले वक्त में चलेगी साढ़े साती, इस वजह से अभी से ही व्यक्ति को उस साढ़े साती का प्रभाव बाद में चल करके बुरा ना हो, इस वजह से अभी से ही पूजा पाठ में हनुमान जी की आराधना नित्य प्रतिदिन, अगर उनका हो सके तो कम से कम अपने घर में चित्र लगाएं, उनकी आराधना करें, उस तस्वीर के सामने बैठ करके प्रत्येक दिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करें, तो यह स्थिति अच्छी होगी। ये कुंडली अच्छी कैसे है, अगर आप इस चीज का उत्तर ढूंढना चाहते हो तो चंद्रमा का त्रिकोण में बैठना, उससे उस राशि के अधिपति का केंद्र में जाना, मंगल से 8वें जाने के कारण चंद्रमा को एक कमजोरी मिल रही है, शनि और इस भाव से चतुर्थस्थ जन्म कुंडली में शुभ ग्रह की राशि का बनना, जिसके अधिपति लग्न में आकर के व्यक्ति को व्यवसायिक और नौकरी पेशा करने वाला बना रहे हैं। चंद्रमा से चतुर्थस्थ गुरु के होने के कारण पर दोनों बहुत अच्छे बैठे हैं। ऐसी स्थितियों में चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह न होना, ये ऐसा नहीं है कि वो किमद्रुम बनेगा, क्योंकि वो त्रिकोण का भाव है, त्रिकोण का सबसे मजबूत भाव है, और वहां से केंद्र में अगर गुरु बैठे हैं तो ये किमद्रुम नहीं होगा, ये एक अच्छा योग बना देगा जो व्यक्ति को लाभदायक और भाग्य का बल लाभदायक स्थितियों में प्राप्त कराने वाला, लाभदायक स्थितियों को प्राप्त कराने वाला बना देंगे। क्लियर है? राहु यहां उच्च के व्यक्ति को कई जगह से लाभ देने वाले
और व्यक्ति के समस्त इच्छाओं की पूर्ति को कराने वाले बनेंगे। पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में मंगल जाकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग लगा रहे हैं। केंद्र के अधिपति त्रिकोण में यहां से भी स्थिति अच्छी बन रही है। व्यक्ति का मोक्ष, अब यहां पे आप अगर गौर करो तो इसको ऐसे भी समझने की आवश्यकता है कि हमारी कुंडली में जो ग्रह जो परस्पर ईश्वर के प्रतिनिधि बन के हमारी कुंडली में उपस्थित हैं, उनकी वास्तविक स्थिति कैसी है। तो सूर्य जो है वो आपकी कुंडली में मृतप्राय है। इसका मतलब है कि व्यक्ति जो है वो उसके अंदर उदारता की कभी कभी कमजोरी भी देखी जा सकती है। अगर व्यक्ति की कुंडली में सूर्य जो कि जन्म कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं और गुरु स्वग्रही होकर के बैठे हैं कुंडली में छठे भाव में, ऐसी स्थिति में लग्न में सूर्य और बुध के बैठ जाने से, चंद्रमा से पंचमस्थ बैठ जाने से व्यक्ति बुद्धिमान जरूर है। और नैसर्गिक रूप से चंद्रमा जो होते हैं वो शुभग्रह होते हैं। इस कुंडली में वैसे भी वो शुभग्रह ही बन रहे हैं दशा के पक्ष बल के आधार पर। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कभी भी निंदनीय कृत्य नहीं करेगा। वो कभी किसी को ठगेगा नहीं, कभी किसी को लूटेगा नहीं, कभी किसी का गला नहीं काटेगा, कभी किसी के सामने झूठ और फरेब से वंचित होकर के काम करना चाहेगा। शुद्धतम स्थिति से प्राप्त होकर के धन कमाना चाहता है। परंतु जब राहु की दशा आएगी तो व्यक्ति के दिमाग में लोभ और लालच की संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि वहां पे शुक्र की स्थिति है जो व्यक्ति को भौतिकवादिता के तरफ आकृष्ट करने का प्रभाव और प्रयास करेंगे। उस दशा काल में शनि की ढैया, साढ़े साती और महादशा के काल में व्यक्ति को थोड़ा संतुलित होना चाहिए। शुक्र की दशा में व्यक्ति को संतुलित होना चाहिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले 10 बार विचार कर लेना चाहिए। जातक के ऊपर से अभी शुक्र की दशा चल ही रही है 2018 से। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को प्राप्त होने की जो चीजें हैं, जो वो व्यक्ति चाहता है कि वो उसे, जो अब चाहे आप धन चाहते हो, चाहे विवाह करना चाहते हो, आप 1984 को हो तो सब विवाह तो हो गया। अब वैसी स्थिति में तो आप जो भी प्रयास करना चाहते हो, चाहे विदेश में घर लेना चाहते हो, परमानेंट सेटलमेंट की अगर बात करते हैं तो वो इनकी कुंडली में है, बाहर रह सकते हो। आपकी कुंडली में लग्न में सूर्य बुध शुक्र बैठे हैं, विदेश भाव के अधिपति लग्न में, धन भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं, सप्तम को देख रहे हैं। सप्तम भाव और अष्टम भाव के अधिपति से विदेश भाव के अधिपति केंद्र में भी जा रहे हैं। कैसे? सप्तम और अष्टम के अधिपति शनि यहां बैठे और विदेश के अधिपति लग्न में, दोनों एक दूसरे से चौथे 10वें के संबंध में जा रहे हैं। इस वजह से ये एक अच्छी स्थिति बनती है जहां व्यक्ति विदेश चला जाए और परमानेंट भी विदेश रह सकता है। घर, भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख शनि मंगल देंगे। जब कभी भी इनकी दशा चले, यानी कि अंतर और प्रत्यंतर चले या महादशा चले, तो व्यक्ति इन सब चीजों का प्रभाव विकसित कर सकता है। गुरु की दशा में व्यक्ति संतान प्राप्ति का प्रयास कर सकता है। केतु की दशा में व्यक्ति संतति प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है, अगर ऐसी स्थिति बने तो। लेकिन अगर ये कोई जरूरी नहीं है कि संतति के लिए ही मैं बोल रहा हूं, आप इसके अतिरिक्त आप धर्म का काम कर सकते हो, अपने बच्चों के उच्च शिक्षा के बारे में विचार कर सकते हो। अगर उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है तो नया एडमिशन दिला सकते हो, स्कॉलरशिप की प्राप्ति हो सकती है। बच्चों के भविष्य और भाग्य को लेकर के व्यक्ति सजग रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि पंचम के अधिपति अष्टम के अधिपति के साथ सुख भाव में बैठे हैं और चतुर्थ में बैठ रहे हैं। इस वजह से संतान से कभी भी कष्ट की स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, रोग और रोग से संबंधित समस्याएं बन सकती हैं। रोगी हो सकता है, वात जनित समस्या संतति को हो सकती है, रक्त से संबंधित समस्या संतति को हो सकती है। ओवरऑल ये आपकी कुंडली है। अब इस कुंडली में मैं लग्न पे था कि लग्न का नक्षत्र कौन सा है। लग्न के नक्षत्र को देखिए, पुष्य नक्षत्र बने। ये कुंडली की सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं अभी बता रहा हूं। लग्न जो है वो पुष्य नक्षत्र का बना है, जिसके अधिपति शनि होते हैं जो उच्च के बैठे हैं। और लग्नेश कौन है इस कुंडली के? चंद्रमा, जो कौन बैठे हैं कहां? त्रिकोण में। तो एक लग्नेश त्रिकोण में बैठे और लग्न का जो नक्षत्र बना शनि वो केंद्र में बैठा, जो इस कुंडली का मार्केश है, जो माता को मारने का काम कर रहा है या माता को कष्ट दे रहा है या घर से दूर भगा रहा है, विदेश स्थापित कर रहा है। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जो है वो कई बार जहां पे जो करना चाहिए वो नहीं करता है, जहां पे नहीं करना चाहिए वो कई बार कर देता है। इसको बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। आपकी कुंडली में अगर मैं चलित चक्र की बात करूंगा तो चलित चक्र में जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर बुध जो हैं वो द्वितीय भाव में शिफ्ट कर रहे हैं और शनि जो है वो पंचम में, चतुर्थ में ही बैठ रहे हैं। मंगल और केतु पंचम में जा रहे हैं। मतलब ये मंगल जो आपको यहां दिख रहे हैं वो वस्तुतः यहां पे बैठ रहे हैं और बाकी के ग्रह यथावत बैठे हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। यहां पे बुध द्वितीय में, इस वजह से व्यक्ति को वाणी का लाभ और व्यक्ति वाक्पटु और चातुर्य होता है और धन को बचा करके चलने वाला भी होता है। शनि उच्च के हैं, इस वजह से व्यक्ति धन को संयमित और शिथिल और सीमित जगहों पे खर्च करने वाला बनता है। और केतु और मंगल का प्रभाव व्यक्ति को मंत्र का जप करने वाला
गूढ़ और रहस्यमय विद्याओं पे खर्च करने वाला, उसकी जानकारी रखने वाला, कई प्रकार से ज्योतिष का क्षेत्र, अंक विज्ञान का क्षेत्र, टैरो कार्ड रीडर और धर्म के मंत्रों का जप, धार्मिक चीजों का ज्ञान और पूर्वाभ्यास करना, ये बातें भी बनती हैं। व्यक्ति की कुंडली में रिसर्च करना, खोजबीन करना, तर्क करना, विद्या से अध्ययन से युक्त रहना, हमेशा विद्या ग्रहण करने के पीछे भागने की स्थिति बनती है। इनकी कुंडली में अगर मैं और भी चीजें देखूंगा, जो कि कल भी देखूंगा, तो और भी चीजें बताऊंगा। हालांकि कल की बात अभी अलग है। नक्षत्रों की चर्चा भी मैंने करी। बुध बढ़िया नक्षत्र में, शनि अच्छे बैठे हैं, केतु अच्छे बैठे हैं, चंद्रमा अच्छे बैठे हैं, क्योंकि चंद्रमा राहु और शनि का त्रिकोणात्मक संबंध बन रहा है। ए ने बी से संबंध किया, बी ने सी से, इस वजह से ए जो है वो सी के बराबर हो गया। यानी कि शनि और चंद्रमा का संबंध अगर बन रहा है लग्न कुंडली में, तो ये कुछ खास मौकों पर व्यक्ति को लाभ भी देगा। लेकिन अगर आप नक्षत्र के आधार पर चयन करते हो तो ये शनि जो है वो जन्म कुंडली में पुष्य नक्षत्र शनि, जो नक्षत्र के चरण को अगर हम देखते हैं तो ये तीसरे चरण में बैठे हैं। लग्न का जो नक्षत्र बना है वो तीसरे चरण का है और चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो दूसरे चरण का है। अब ऐसी स्थिति में इन दोनों में साम्य स्थापित नहीं होने के कारण व्यक्ति को कई बार घर से दूर जाना पड़ता है या दूर रहना पड़ता है। व्यक्ति का एक्स्ट्रा स्किल जो है वो बहुत बेटर है, व्यक्ति कम्युनिकेशन में कम्युनिकेटिव है, माइंडसेट उसका बहुत बेहतर है, वो कई बार कम पैसों पे नौकरी भी आरंभ में करेगा या करता है। पर अभी की अगर बात मैं करता हूं तो अभी वर्तमान में व्यक्ति की कुंडली में शुक्र की दशा चल रही है। वो शुक्र अशुभ भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठ करके व्यक्ति के मन को चंचल और चांचलिक बना रहे हैं, क्योंकि वो वस्तुतः अष्टम भाव से भी संबंध कहीं ना कहीं से उनका बन रहा है। कैसे? अष्टम भाव के अधिपति ने शुक्र को देखा है और वो कौन है? शनि। तो मित्रता से संबंधित युक्त स्थितियां बन रही, मित्रता से लोग मित्र बन तो रहे हैं परंतु उनका कोई खास लाभ नहीं मिल रहा है। और शुक्र की जो स्थिति अगर लग्न में बैठ रही है तो व्यक्ति को ऐश्वर्यशाली और सभी चीजों का संपूर्ण लाभ और प्राप्त कराने वाली स्थितियां बन जाती है, क्योंकि प्राप्त होने वाला भाव कौन सा है? जन्म कुंडली में एकादशवां और दूसरा। ये दोनों भाव के अधिपति लग्न में बैठ करके व्यक्ति को प्राप्त कराने का भरसक प्रयास करेंगे। वृद्ध प्रायः या मृत प्रायः ग्रह है तो थोड़ा मशक्कत जरूर करवा सकता है, परंतु हम एक ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा को धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति कर्क लग्न का है तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। अब कुछ और भी बातें जो आवश्यक होंगी बताने के लिए। इस कुंडली में आप भाव कौन कौन सा बली हो रहा है, तो सबसे पहले भाग्य भाव बली हो रहा है, क्योंकि इससे केंद्र में गुरु बैठे हैं स्वग्रही। उसके बाद पंचम भाव बली हो रहा है, क्योंकि इसके अधिपति केंद्र में जा रहे हैं। इसके बाद जन्म कुंडली का सप्तम भाव बली हो रहा है, क्योंकि इसके अधिपति जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति के साथ प्रेम विवाह या प्रेम में जाने का प्रभाव विकसित कर रहे हैं। और चतुर्थ में आकर के व्यक्ति को चल अचल संपत्ति का कारक और उसका धनवान और धन से युक्त होकर के प्रभाव विकसित कर रहे हैं। व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और बुध के लग्न में बैठने से व्यक्ति, अब शुक्र को यहां से हटा दें अगर तो सूर्य और बुध लग्न में बैठ करके व्यक्ति को बुद्धिमान और परस्पर प्रत्येक प्रकार के जीवन के समस्त प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त और बुद्धिमान बनाने का काम कर रहे हैं। ये बात यहां तक खत्म। क्लियर है? युति के बारे में चर्चा करी, नक्षत्र के बारे में चर्चा करी, नौकरी पेशा अगर व्यक्ति करना चाहता है तो खुद के बल पर भी अगर कोई काम करना चाहता है तो कंस्ट्रक्शन आदि के क्षेत्र में भी जुड़ करके काम कर सकता है, केमिकल इंडस्ट्री में जुड़ करके काम कर सकता है, पहाड़ पठार चट्टान और मशीनरी के क्षेत्र में काम कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम कर सकता है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम कर सकता है, खादान से संबंधित जो कठोर वस्तुएं हैं जो जमीन के अंदर से निकाली जाती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो दिखे नहीं, जो दिमाग से चलती हैं चीजें जैसे रोबोटिक सिस्टम, इन सब चीजों पर भी व्यक्ति काम कर सकता है। ये स्थितियां बनती है। आपकी कुंडली का सप्तम भाव ठीक है, वो कमजोर नहीं है, क्योंकि वहां के अधिपति उच्च के हैं और युवावस्था के भी धारण करके बैठे हैं। और ग्रह स्थिति में अगर आप चर्चा करते हो तो ग्रह जैसे भी बैठे हैं वो सारे के सारे ग्रह, एक यहां एक यहां एक यहां और एक यहां, राहु केतु को इसमें नहीं लिया जाता, तो 1 2 3 4 सारे के सारे ग्रह जन्म कुंडली में 4 घरों में ही बैठे हैं। ऐसी स्थिति में कि अगर हम उच्च ग्रहों की संख्या देखते हैं तो उच्च ग्रह में शनि उच्च के, राहु उच्च के और जन्म कुंडली में गुरु मूल अपनी राशि के, जिसमें वो डिग्री जो है वो उनकी बैठी है 12 डिग्री की, तो वो मूल त्रिकोणस्थ नहीं होंगे, स्वराशि का फल करेंगे। इसका मतलब है कि अगर आपकी कुंडली में 2 ग्रह उच्च के हुए हैं यानी कि व्यक्ति को धन की समस्या कभी भी होने वाली नहीं है। एक ग्रह स्वराशि का बैठा है जो जन्म कुंडली में गुरु है, इसका मतलब है कि व्यक्ति को कभी भी झगड़ा फसाद लड़ाई झगड़ा आदि करना हो तो उसमें हाथ जोड़ करके निकल जाए,
किसी से झगड़ा ना करें। मुक्त ऋण से होना चाहते हैं तो आप प्रयास बुध की दशा में कर सकते हो, गुरु की दशा में कर सकते हो। वैसे आप ऋण में अगर रहोगे भी तो नुकसान नहीं है, क्योंकि मंगल का संबंध शनि के साथ बैठा है। मंगल शनि का संबंध अगर बैठा हो तो व्यक्ति ऋण लेकर के अपना काम चला सकता है। शनि की स्थिति है यहाँ पे ढैया और 7.5 में व्यक्ति को आलस्य घेरेगा, जिससे मुक्त होने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन और बजरंग बली की तस्वीर का दर्शन, जो प्रायः बैठ करके राम नाम के जप में लीन हो, उसकी प्रतिमा अपने घर में या उसकी तस्वीर अपने घर में लगा सकते हैं। कुछ ऐसी तरीके से अब मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।